नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट। आज के टॉपिक में हम वाइस प्रेसिडेंट से जुड़े सभी तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें हम संविधान में दिए गए जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जिसमें कि आर्टिकल नंबर 63 से लेकर आर्टिकल नंबर 71 तक जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, हम उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक वर्तमान में चर्चा में भी बना हुआ है, क्योंकि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं माननीय जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रिसेंटली रिजाइन कर दिया है अपने पद से। तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आगामी भर्ती परीक्षाओं में प्रीलिम्स में या फिर मेंस में भी पूछा जाए। चलिए वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के संबंध में जो हमारा पहला आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल नंबर 63 ये कहता है कि भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। इस बात से ये समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का जो एक पद है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। अगर आपको कभी भी एग्जाम में ये पूछा जाए किसी भी पद के बारे में, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, क्या यह स्टेचुटरी पद है, क्या यह एक एग्जीक्यूटिव पद है, तो यदि उस पद का वर्णन संविधान में ही किया गया है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। अगर किसी पद का वर्णन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए किसी कानून में किया गया है तो वह एक स्टेचुटरी पद है। यदि उस पद का निर्माण एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया है तो वह एक एग्जीक्यूटिव पद है। पर चूंकि वाइस प्रेसिडेंट के पद का वर्णन संविधान में किया गया है तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है ये फैक्ट। 63 के बाद में जो अगला आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ही राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। राज्यसभा के चेयरमैन के अलग से कोई भी चुनाव नहीं होंगे। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे चुना जाता है वो ही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ऑटोमेटिकली वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। राज्यसभा के चेयरमैन के लिए अलग से कोई भी चुनाव नहीं होंगे। जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं उनके अलग से चुनाव होंगे, परंतु चेयरमैन जो हैं वो उपराष्ट्रपति ही रहेंगे हमेशा। इसीलिए कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट। एक फैक्ट और भी दिया गया है इसमें, बट मैं वो आपको आर्टिकल नंबर 65 के बाद बताऊंगा, क्योंकि उसका संबंध आर्टिकल नंबर 65 से ज्यादा है। आर्टिकल नंबर 65 उन सभी परिस्थितियों के बारे में बताता है जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का पद कुछ समय के लिए धारण करते हैं, यानी कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे कार्य करते हैं और उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं। संविधान में ऐसी दो परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं। पहला, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, किन कारणों से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए यानी कि राष्ट्रपति के पद में वैकेंसी आ जाए। किन कारणों से? या तो उनकी मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति जी रिजाइन कर दें, या फिर उन्हें इम्पीचमेंट की प्रोसेस द्वारा हटा दिया जाए, या फिर अन्य कारणों से, जैसे कि हो सकता है उनका जो इलेक्शन हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया जाए, उदाहरण के तौर पर। तो इन सभी परिस्थितियों में जब प्रेसिडेंट के पद में रिक्ति हो जाती है या फिर वैकेंसी आ जाती है तो उपराष्ट्रपति जी जब तक राष्ट्रपति के चुनाव नहीं हो जाते तब तक के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं। जब भी इन कारणों से राष्ट्रपति के पद खाली होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 6 माह के भीतर भीतर राष्ट्रपति पद के चुनाव करवाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ उपराष्ट्रपति जी अधिकतम 6 माह के लिए इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते हैं। ये था हमारा 65 का पहला पॉइंट। 65 में एक और परिस्थिति का भी वर्णन किया गया है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं। वो परिस्थिति क्या है? यदि राष्ट्रपति जी किसी कारणवश अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं,
उनके पद में रिक्ति नहीं हुई है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। पहले पॉइंट में उनके पद में रिक्ति हुई थी, सेकंड पॉइंट में उनके पद में किसी भी तरह की कोई रिक्ति यानी वैकेंसी नहीं हुई है। परंतु फिर भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति यदि उपलब्ध नहीं हों या फिर वो बीमार हो जाएँ या फिर किसी अन्य कारणों से वो उपलब्ध नहीं है। तो उन परिस्थितियों में भी उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति के पद का कार्यभार संभालते हैं। कब तक संभालते हैं? पहले केस में हमने देखा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चुनाव करवाया जाता है और अधिकतम 6 माह के अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है, तो उपराष्ट्रपति जी 6 माह तक ही राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। परंतु जो सेकंड पॉइंट है, उन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद तब तक संभालते हैं, जब तक कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर फिलहाल हैं, वो वापस अपना कार्यभार नहीं संभालने योग्य बन जाते। उदाहरण के तौर पर यदि कोई राष्ट्रपति बीमार हो गए और वो 3 महीने तक हॉस्पिटल में हैं और राष्ट्रपति जी कहते हैं कि इस समय में मैं अपना कार्यभार संभालने में समर्थ नहीं हूँ एवं उपराष्ट्रपति जी को मेरा कार्यभार संभालना चाहिए, तो 3 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है, जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का पदभार संभालते हैं, तब तक उनके जो इमोल्यूमेंट्स, सैलरी अलाउंसेस वगैरह होंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट के नहीं होंगे, बल्कि एज ए प्रेसिडेंट के ही उनको इमोल्यूमेंट, सैलरी अलाउंस मिलेंगे। यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालेंगे, तो उनकी जो सैलरी अलाउंस प्रिविलेजेस होंगे, वो राष्ट्रपति के समान होंगे। यानी कि राष्ट्रपति को जो भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उनके जो पावर प्रिविलेजेस हैं, वो सारे के सारे उपराष्ट्रपति को भी उपलब्ध होंगे। एक पॉइंट जो हमने ऊपर हाइलाइट किया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट ये कहता है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते हैं, तब वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे कार्य नहीं करेंगे। हमने इस आर्टिकल नंबर 64 में देखा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी कि सभापति होते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति जी जब राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते हैं, तब वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे कार्य नहीं करेंगे। ये इस अ, आर्टिकल के 64 नंबर आर्टिकल के सेकंड पॉइंट में दिया गया था। हमने आर्टिकल नंबर 63 देखा, आर्टिकल नंबर 64 देखा, हमने आर्टिकल नंबर 65 देखा। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 66 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे करवाया जाएगा, उपराष्ट्रपति पद का इलेक्शन कैसे होगा। उपराष्ट्रपति के पद के का जो इलेक्शन है, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी कि कुछ लोगों का समूह है, उसके द्वारा किया जाता है। और वो कुछ लोगों का समूह क्या होता है? कौन होते हैं उस लोगों के समूह में? कुछ लोगों का जो समूह है, उसमें जो पार्लियामेंट है, उसके दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा, उन्हीं दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो मेंबर्स हैं, वो चाहे नॉमिनेटेड हों या फिर इलेक्टेड हों, दोनों के दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि प्रेसिडेंट के चुनाव में ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के चुनाव में केवल इलेक्टेड जो सदस्य हैं पार्लियामेंट के, वो ही भाग लेते हैं। अगला, उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्शन होता है, जबकि जो एमएलए या एमपी का जो इलेक्शन है, वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेसिस पे होता है, अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट लेके आता है, वो एमएलए और एमपी बनता है। जबकि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया जाता है, यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उनके पार्लियामेंट में हिस्सेदारी के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज उनको मिलता है। जो भी व्यक्ति 50% से ज्यादा वोट, यानी कि जिस भी व्यक्ति के वोट आधे से ज्यादा होते हैं, वो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जाता है। आर्टिकल नंबर 66 का सेकंड पार्ट ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट का पद धारण करता है, वो ना एमएलए हो सकता है, ना ही एमपी हो सकता है। यानी कि एक व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए एमएलए या एमपी नहीं बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति जो पहले से एमएलए या एमपी है और वो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत जाता है, तो उसे एमएलए या एमपी के पद को खाली करना होगा।
यदि वह एमएलए या एमपी का पद खाली नहीं करता है, तो जिस दिन वह वाइस प्रेसिडेंट के पद की शपथ लेता है, उस दिन यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने वो एमएलए एवं एमपी का पद खाली कर दिया है। यह सेकंड पॉइंट हमें बताता है। सेकंड पॉइंट को मैं फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ। एक व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गया है, वह एमएलए या एमपी नहीं रहेगा। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उसका चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति में क्या-क्या क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं होनी चाहिए। आपको ये बाय हार्ट याद करनी है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए 4 तरह की क्वालिफिकेशन दी गई हैं। ये चारों क्वालिफिकेशन फुलफिल करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर वह वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो। पहली क्वालिफिकेशन है कि वह व्यक्ति भारत का सिटीज़न यानी कि नागरिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति की उम्र 35 इयर्स यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड जो कंडीशन ये है कि वो व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य हो ये नहीं कह रहा है ये पॉइंट, वो ये कह रहा है तीसरा पॉइंट कि वह व्यक्ति राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? वैसे देखिए ये चर्चा का विषय नहीं है इस पॉइंट में, बट मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कहीं भी डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, ना ही पार्लियामेंट ने किसी आर्टिकल के द्वारा इसे समझाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसके बारे में टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि कोई पद ऐसा है जिस पे अपॉइंटमेंट सरकार के द्वारा की जाती है, या फिर उस पद से किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, या फिर उस पद के जो खर्चे हैं वो सरकारी कोष से फंड किए जाते हैं यानी कि सरकारी कोष से पे किए जाते हैं, तो उन सभी पद को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जा सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना चाहता है, तो वह एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल नंबर 66 के पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है। उनकी 4 क्वालिफिकेशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 वर्ष की उम्र, राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो के कुछ अपवाद हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से प्रेसिडेंट है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, या फिर मिनिस्टर है, तो वैसे तो वो पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैं, परंतु ये अपवाद दिए गए हैं कि इन पदों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, और यदि कोई इन पदों पर है, तो फिर भी वह वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ पाएगा। ये आर्टिकल नंबर 66 में 3 चीजें दी गई थी इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में। आर्टिकल नंबर 67 पे आते हैं हम। आर्टिकल नंबर 67 हमें ये बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है, उस पे कोई व्यक्ति कितने वर्षों तक रहेगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा। सामान्यतः वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 साल तक का रहेगा। जब भी कोई व्यक्ति शपथ लेता है, उस दिन से लेकर वह अगले 5 साल तक वाइस प्रेसिडेंट के पद पे बना रहेगा। परंतु इसके कुछ अपवाद हैं। क्या अपवाद हैं? पहला अपवाद ये है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे, तो वह वाइस प्रेसिडेंट के पद से अपना इस्तीफा दे सकता है। वह अपना इस्तीफा देगा किसको? वह राष्ट्रपति को देगा अपना इस्तीफा। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा किसको देते हैं? वो प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देते हैं। यदि वो इस्तीफा दे देते हैं, तो उनका जो टेन्योर है वो 5 वर्ष से कम का रहेगा। तो ये पहला अपवाद है। दूसरा अपवाद ये है कि वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। उनको उनके पद से 5 वर्ष की समयावधि से पहले राज्यसभा द्वारा रेज़ोल्यूशन पास करके अपने पद से हटाया जा सकता है। कोई भी ऐसा रेज़ोल्यूशन जिसके द्वारा उपराष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाया जाता है, उसको राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सबसे पहली बात ये कि उपराष्ट्रपति जी को हटाने का जो रेज़ोल्यूशन है, वो केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। वह लोकसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये बात हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है, ऐसा कोई भी रेज़ोल्यूशन उपराष्ट्रपति जी को 14 दिन के नोटिस के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले जो लोग उपराष्ट्रपति जी को हटाना चाहते हैं, उन्हें 14 दिन का नोटिस देना होगा कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं। प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में ही लाया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये थी। तीसरी कंडीशन ये है, जब भी वह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, तो उसको पास करने के लिए हमें
इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी से क्या मतलब है? इफेक्टिव मेजॉरिटी से मेरा मतलब है ये। इफेक्टिव मेजॉरिटी ये कहती है कि राज्यसभा उस प्रस्ताव को, जिस दिन वो प्रस्ताव लाया गया या फिर जिस दिन उस प्रस्ताव पे जो वोटिंग होती है, उस दिन राज्यसभा के जितने सदस्य हैं, उनके बहुमत से पास करना होगा। मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। मान लेते हैं कि रिसेंट में 2 लोगों का निधन हो गया या 3 लोगों का निधन हो गया। तो फिलहाल कितने सदस्य हुए? 242 सदस्य हुए। 242 का आधा कितना हुआ? 121। तो जो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जी को हटाने का रेज़ोल्यूशन है, वो कम से कम उसको पास करने के लिए हमें 122 लोगों की सहमति चाहिए। हमें ये नहीं देखना है जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन कितने लोग एब्सेंट थे, हमें उससे मतलब नहीं है। यदि माने कि हम इस परिस्थिति में जैसे 242 सीटें हैं फिलहाल 3 वैकेंसी को हटाने के पश्चात, और उस दिन जिस दिन वोटिंग हो रही है, उस दिन केवल 200 सदस्य ही उपलब्ध हैं, बाकी 42 सदस्य उस दिन एब्सेंट हैं। इस परिस्थिति में भी हमें जो मेजॉरिटी देखनी है, वो 242 सदस्यों के हिसाब से देखनी है, ना कि 200 सदस्यों के हिसाब से। जितने सदस्य उस दिन राज्यसभा के मेंबर हैं, वैकेंसी को हटाने के पश्चात, उनके आधे से ज़्यादा का बहुमत उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए चाहिए। ये बात हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखनी है कि उनको हटाने के लिए मेजॉरिटी चाहिए किन सदस्यों की? जो भी उस समय पे राज्यसभा के मेंबर हैं। ऑल द देन मेंबर्स ऑफ काउंसिल, जो भी राज्यसभा के उस समय पे सदस्य हैं, भले ही वो उस दिन उपलब्ध हों या ना हों। इसके पश्चात हमें देखना है, जब भी वह रेज़ोल्यूशन राज्यसभा में पास हो जाता है, उसके बाद वह लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में वह एक सामान्य बहुमत से पास होगा। सामान्य बहुमत से क्या तात्पर्य है? सामान्य बहुमत से तात्पर्य है, जब भी लोकसभा में वो प्रस्ताव लाया गया और जिस दिन उस पर वोटिंग होगी, तो जिस दिन वोटिंग होती है, उस दिन जितने भी सदस्य लोकसभा में उपलब्ध हैं, यानी कि लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, उनमें से वैकेंसी को हटाने के पश्चात एवं एब्सेंट लोगों को भी हटाने के पश्चात जितने लोग उपलब्ध हैं, उनका 50% से ज़्यादा। उदाहरण के तौर पर लोकसभा में 543 सीटें हैं। मैं मान लेता हूँ कि 3 सीटें वैकेंट हैं, यानी कि 540 बचे। उस दिन 40 लोग ऐसे हैं जो लोकसभा में आए ही नहीं। बचे कितने? 500 लोग। तो 500 के आधे से ज़्यादा अगर लोग इस बात के लिए सहमत हैं कि उपराष्ट्रपति जी को हटाया जाना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति जी को हटाया हुआ माना जाएगा। इसको मैं फिर से शॉर्ट में समराइज़ कर देता हूँ। उपराष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक रेज़ोल्यूशन लाया जाता है। रेज़ोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। रेज़ोल्यूशन केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा में उस रेज़ोल्यूशन को इफेक्टिव मेजॉरिटी, यानी कि उस समय पर जितने भी राज्यसभा के सदस्य थे, उनके बहुमत से पास करना होगा। उसके पश्चात वह लोकसभा में जाता है। लोकसभा में जितने सदस्य उस दिन उपलब्ध थे, उनके अगर 50% से ज़्यादा लोग अगर इस बात के लिए सहमत हों, तो वो रेज़ोल्यूशन पास हो जाएगा, और जब वो रेज़ोल्यूशन पास हो जाएगा, तो उपराष्ट्रपति जी अपने पद से हटा दिए हुए माने जाएँगे। इसके बाद जो तीसरा प्रोविज़न इसमें दिया हुआ है, वो ये कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति जी का पद जो 5 साल पे समाप्त होना था, किसी कारणवश यदि चुनाव नहीं हो पाए, तो जो उपराष्ट्रपति पहले से थे उस पद के ऊपर, वो ही कंटिन्यू रहेंगे। कब? जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव करवाए जाते हैं, और जब तक कि वो चुनाव नहीं हो जाते, तब तक एग्जिस्टिंग जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो ही कंटिन्यू करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के पद पर। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको और बता देता हूँ, वैसे इससे रिलेवेंट नहीं है, इस आर्टिकल में कहीं भी वो रिलेवेंट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपी एंड एमएलए के चुनाव करवाए जाते हैं। ये बात काफ़ी कम लोगों को पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाए जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव करवाए जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको कि पंचायती राज संस्थाओं एवं अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव हैं, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ द्वारा
करवाए जाते हैं, ना कि इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है? अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 68 के बारे में। यदि राष्ट्रपति का पद सॉरी उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, हमने ऊपर चर्चा की कि किन-किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। 2 कारणों से उनका पद खाली हो सकता है। पहला, जब वो 5 साल का टेन्योर खत्म हो, राइट? तो उस परिस्थिति में चुनाव कब करवाए जाएँगे? आर्टिकल नंबर 68 ये बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद जब भी खाली हो, तो उसके चुनाव कब करवाए जाएँगे। तो यदि जो 5 साल का जो नॉर्मल टेन्योर है, वो खत्म होने वाला है, तो उस परिस्थिति में चुनाव कब करवाए जाने चाहिए? तो जो 5 साल का जिस दिन टेन्योर खत्म होगा, उससे पहले-पहले चुनाव करवाए जाएँगे। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति जुलाई 2017 में वाइस प्रेसिडेंट बना, तो वो जुलाई 2022 तक वाइस प्रेसिडेंट बना रहेगा। इस परिस्थिति में जुलाई 2022 से पहले-पहले चुनाव करवाए जाएँगे। यदि किसी कारणवश जुलाई 2022 में चुनाव नहीं करवा पा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमने आर्टिकल नंबर 67 के पॉइंट नंबर सी में देखा कि जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है, वही कंटिन्यू रहेगा जब तक कि चुनाव नहीं हो जाते। आर्टिकल नंबर 68 का जो सेकंड पॉइंट है, वो ये कहता है कि यदि वाइस प्रेसिडेंट का पद डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अन्य किसी कारण से अगर खाली होता है, 5 वर्ष की समयावधि वाले पॉइंट को छोड़कर, यानी कि डेथ, रिमूवल, रेजिग्नेशन और अदरवाइज कारणों से खाली होता है, उस परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएंगे। इन परिस्थितियों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई भी स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी गई है। हमें ये बात स्पष्ट रूप से याद रखनी है कि ऐसा हो सकता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट जी डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल और अन्य किसी कारणों से उनका पद खाली हो जाए, तो इमीडिएटली कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो हमारे पास। प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, यदि इन परिस्थितियों में प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाता है, तो हमने ऊपर देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करते हैं। परंतु यदि वाइस प्रेसिडेंट का पद डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या अन्य किसी कारणों से खाली हो जाए, तो वह पद खाली ही बना रहेगा जब तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव नहीं करवा दिए जाते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 68 के 2 पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट ये कहता है, यदि सामान्य परिस्थितियों में वैकेंसी हुई है, सामान्य परिस्थिति से मेरा तात्पर्य है 5 वर्ष का टेन्योर पूरे होने की वजह से अगर वैकेंसी हुई है, तो जब 5 वर्ष का टेन्योर खत्म होता है, उससे जस्ट पहले-पहले चुनाव करवाए जाएँगे। यदि चुनाव किसी कारणवश नहीं करवा पाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल नंबर 67 के हिसाब से वाइस प्रेसिडेंट जो है जो हैं वो अपने पद को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पॉइंट ये कहता है डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या अन्य किसी कारण से अगर वैकेंसी होती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा करवाए जाएँगे और जब तक कि वो इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं, तब तक वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट साहब की शपथ। आर्टिकल नंबर 69 हमें बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट को अपनी शपथ किसके समक्ष लेनी होती है एवं उन्हें अपनी शपथ में क्या कहना होता है। वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ है, वो प्रेसिडेंट सर के सामने ली जाती है। प्रेसिडेंट सर वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। ये हमें याद रखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। वो अपनी शपथ में 2 चीज़ें कहते हैं। पहला, वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं भाव रखेंगे। वो ट्रू फेथ एवं सोलेमनली एलिजियंस रखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति। दूसरा, जो वो वाइस प्रेसिडेंट का पद जिसको वो धारण करने जा रहे हैं, उससे संबंधित जितने भी कार्यभार हैं, उनको फेथफुली डिस्चार्ज करेंगे। तो 2 चीज़ें उन्हें अपनी शपथ में कहनी होती हैं और वह ये शपथ राष्ट्रपति जी के समक्ष लेते हैं। ये है आर्टिकल नंबर 69। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 70 के बारे में। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनका विवरण आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 69 में ना किया गया हो। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब संविधान बनाया गया जिनके बारे में संविधान के निर्माता नहीं सोच पाए और वैसी परिस्थितियां बाद में उत्पन्न हो गई। तो उस परिस्थिति में निर्णय कैसे लिया जाएगा? उस परिस्थिति में निर्णय पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाएगा। उस परिस्थिति में उस पर्टिकुलर समस्या का निपटान करने के लिए पार्लियामेंट द्वारा एक कानून बनाया जाएगा, जिसमें आकस्मिक जो भी ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं किया गया है और जो वाइस प्रेसिडेंट से संबंध रखते हैं, वो पार्लियामेंट द्वारा उस कानून के माध्यम से स्पष्ट किए जाएंगे। ठीक है?
आर्टिकल नंबर 71। उदाहरण के तौर पर यदि वाइस प्रेसिडेंट जी का चुनाव हुआ और जो व्यक्ति हार जाता है, वो ये कहता है, वो एलिगेशन लगाता है सुप्रीम कोर्ट में कि जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाए गए वो निष्पक्ष नहीं थे, राइट? ऐसा हो सकता है चुनाव में कोई धांधली हुई हो, या फिर जो ओपोजिशन के जो वाइस प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट थे उन्हें ऐसा लगता हो कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में कौन इस बात का समाधान करेगा कि जो इलेक्शन हुआ है वो सही था या नहीं था? इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल नंबर 71 में वर्णन किया है कि जितने भी डाउट्स और डिस्प्यूट हैं, भले ही वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित हो, उनका डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट, वैसे हम प्रेसिडेंट नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल, पर फिर भी आर्टिकल नंबर 71 में उनका वर्णन भी किया गया है, इसलिए हम उनको भी देख रहे हैं। आर्टिकल नंबर 71 कहता है, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट किसी का भी अगर इलेक्शन में कोई फ्रॉड हुआ है या डिस्प्यूट हुआ है, डाउट है, तो उसका निस्तारण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा और उनका जो निर्णय होगा वो ही फाइनल माना जाएगा। वैसे भी उनका निर्णय फाइनल ही है, क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसीलिए सुप्रीम है हमारा, वो फाइनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हमारा, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है हमारा। आर्टिकल नंबर 71 का सेकंड पार्ट ये कहता है, ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट बना वो अगले 6 महीने तक वाइस प्रेसिडेंट है, फिर 6 महीने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट चुनाया गया वो चुनाव निष्पक्ष नहीं थे और उस व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाना चाहिए। तो ऐसा संभव है कि जो 6 महीने वो उपराष्ट्रपति के पद पे रहे, उस 6 महीने में उन्होंने काफी सारे निर्णय लिए होंगे। तो जो पार्ट सेकंड है वो ये कहता है कि उस 6 महीने के दौरान जब वो उपराष्ट्रपति थे या फिर जिस भी समय के लिए वो उपराष्ट्रपति थे, उस समय में जो उनके द्वारा निर्णय लिए गए, उनके द्वारा जो कार्य किए गए, वो सभी वैलिड होंगे। वैलिड से मेरा मतलब है कि वो सभी सही माने जाएँगे। ऐसा नहीं होगा कि उन सभी काम को हम इनवैलिड कर दें कि भाई उन्होंने जो 6 महीने में जो काम किया, वो बैकडेट में जाके हम हटा दें उनको, कि इनके द्वारा जो जितने भी डिसीजन लिए गए, वो सारे इनवैलिड कर दें। ऐसा नहीं होगा। उनके द्वारा जिस पीरियड में वो राष्ट्रपति थे, वो जितने भी डिसीजन थे, वो सारे वैलिड माने जाएँगे। वो सारे निर्णय बने रहेंगे, उन्हें हटा दिए जाने के बाद भी। एक चीज़ हम फिर से देख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 71 न केवल वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, बल्कि प्रेसिडेंट के बारे में भी यही सेम चीज़ें बताता है कि इलेक्शन का जो भी डिस्प्यूट है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देखेगा और जिस पीरियड के लिए वाइस प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट अपने पद पर रहे, तब तक के जो निर्णय हैं, वो सारे वैलिड माने जाएँगे। एक बार मैं आपको फिर से एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। आर्टिकल नंबर 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है। आर्टिकल नंबर 64 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेंगे। आर्टिकल नंबर 65 ये कहता है कि कब-कब ऐसा होगा जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पद पर कार्य करेंगे, यानी कि वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य करेंगे। आर्टिकल नंबर 66 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, वो कैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, उनमें कौन-कौन लोग भाग लेंगे, किस प्रक्रिया के द्वारा उनका चुनाव करवाया जाएगा और कौन व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है। आर्टिकल नंबर 67 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितना होगा और किन परिस्थितियों में उनका टेन्योर कम या ज्यादा हो सकता है। आर्टिकल नंबर 68 ये कहता है, यदि वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो कितने समय में उनके चुनाव करवाए जाने आवश्यक है। आर्टिकल नंबर 69 ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, इलेक्शन होने के पश्चात जब कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट होके आ जाते हैं, तो वो ओथ किसके समक्ष लेंगे और अपनी ओथ में क्या कहेंगे? वो प्रेसिडेंट के समक्ष ओथ लेंगे और वो अपनी ओथ में 2 चीज़ों का वर्णन करेंगे। आर्टिकल नंबर 70 ये कहता है, यदि कोई ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में संविधान में वर्णन नहीं किया गया है, तो उस मुद्दे के ऊपर कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र पार्लियामेंट को ही होगा। आर्टिकल नंबर 71 ये कहता है, यदि प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट या डाउट है, तो उसका निवारण, निस्तारण, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी
और उनका जो निर्णय है वही फाइनल माना जाएगा। यदि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी कि उसे निरस्त मान लिया जाता है, तो उस पीरियड में जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट ने डिसीजन लिए हैं, उन्हें सही माना जाएगा, वो कंटिन्यू बने रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। इस वीडियो की जो ये पीडीएफ है, मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अ, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं इसकी हिंदी पीडीएफ भी कुछ समय में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो लिस्ट है, यानी कि जो व्यक्ति आज तक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, साथ में उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि वो भी पूछे गए हैं पास्ट में। आरएस भर्ती परीक्षा 2023 का जो प्रीलिम्स था, उसमें वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए थे। जो व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पद पे रहे हैं, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो भी हम उस वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।